नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल टाइनी ढिल्लन का हूँ सर, केजीएस ढिल्लन का हूँ, क्योंकि टाइनी तो इनके बारे में कुछ भी नहीं है। और चाहे वो इनका काम हो, चाहे आप देख लीजिए मुझे देखिए उनके सामने बैठे हुए, तो आई थिंक आई एम लुकिंग लाइक टाइनी अदिति। पर अगर काम के लिहाज से बात करें तो वो भी बहुत ही जाइगेंटिक स्टेप्स, चाहे वो आर्टिकल 370 के रिमूवल को इम्प्लीमेंट करना हो, चाहे हमारे बॉर्डर्स को सेफगार्ड करना हो, चाहे आज के दौर में भी जब रिटायर हो चुके हैं तब भी एक प्रोएक्टिव लाइफ और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना हो। तो सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, आभार, जय हिंद सर। सर सबसे पहले तो मैं जो दो लेटेस्ट चीजें चल रही हैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। एक तो ये मैं आपसे शुरुआत में ये पूछना चाहती हूँ, आज जब आप देखते हैं इंडिया के बॉर्डर्स को, सिर्फ हमारा एलसी नहीं, एलएसी भी है, या फिर हम बात करें हमारे आईबी की भी बात करें, तो हर बॉर्डर आपको इस वक्त कितना सुरक्षित दिखाई देता है और किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं? मैम, इंडियन मिलिट्री जिसमें शामिल है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एक बहुत ही सशक्त ट्राई सर्विस सेटअप है और इंडियन बॉर्डर्स हमेशा ही बहुत मजबूती से होल्ड किए जाते हैं। वी आर एन आर्मी which is deployed 24/7 on the borders. Our Navy is deployed 24/7 in the seas, of course, and Air Force is always deployed in operational basis, ready to react or act to any eventuality or contingency, whatever small, any amount small. So, इसलिए हमारे borders from external aggression are always safe and well secured. And also the type of counter-terrorism operations or counter-infiltration grid which is there on the borders is very strong, and the grid behind the LC is also very strong. Notwithstanding that, there are very difficult terrains and very difficult areas where छुटपुट जिसको हम बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश पाकिस्तान द्वारा, ताकि आतंकवादियों को हमारे देश में घुसपैठ करवा सके, हमेशा जारी रहती है। लेकिन हमारी फौज हमेशा उसका सामना करने के लिए मुस्तैद है और हमेशा से चौकन्नी रहती है। सर ऐसी चीजें मुझे पता है कि भारतीय फौज जो ऑर्डर्स आएंगे सरकार से, दे डोंट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दे डोंट रन द गवर्नमेंट अनलाइक आवर नेबर। तो ये सब मुझे पता है, लेकिन सर बीते कुछ दिनों से आप भी जानते हैं बांग्लादेश में इस वक्त क्या चल रहा है, और एक डिस्कशन पूरे देश में हो रहा है इस वक्त कि बांग्लादेश में जो हिंदूज जो इस वक्त कह रहे हैं कि दे आर अंडर अटैक। उस समय लोग हमेशा 1971 की बात करते हैं, इंडियन आर्मी, उसके वैलर, उसकी वीरता, उसके त्याग, उसके बलिदान की बात करते हैं। कुछ ऐसी उम्मीद इस बार भी इंडियन आर्मी से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मौजूदा हालात में और मौजूदा टाइम में अगर आर्मी के किसी ऑपरेशन की बात या संभावनाओं की मैं आपसे बात करूं, मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हम करने जा रहे हैं, बट जस्ट द पॉसिबिलिटीज आपको क्या दिखाई देती है? मैम, आपने पैरेलल ड्रॉ किया 1971 से। 1971 का जो युद्ध हुआ, इंडियन आर्मी हमेशा सरकार के हुक्म के तहत काम करती है। जी जी। जो भी डे, गवर्नमेंट ऑफ द डे, या उस दिन में जो सरकार है उसके हुक्म पे काम करती है। जब सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो इंडियन आर्मी एज पार्ट ऑफ द डिसीजन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स हैं उसको बखूबी निभाती है। और यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, नेशंस गो टू वॉर, मिलिट्रीज ओनली फाइट ऑन द बॉर्डर्स। जब मैं कहता हूँ कि देश जंग में जाते हैं, मिलिट्री सिर्फ बॉर्डर पे लड़ती है, उसका मतलब है कि जब कोई देश जंग लड़ने की सोचता है, जहाँ अपने आप को डिफेंड करने की, जहाँ अपने सिटीजन्स को, जहाँ अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए जंग ज्वाइन करता है, जंग में शामिल होता है, तो मिलिट्री बॉर्डर पे लड़ती है। डिप्लोमेसी फॉरेन कंट्रीज के साथ में ऐसे हालात क्रिएट करती है। इकोनॉमी है, जो इंडस्ट्री जो है, जो इंटरनल जो सिटीजनरी है, वो अपने प्रोडक्शन को और बढ़ा के मिलिट्रीज को, डिप्लोमेसी को सपोर्ट करती है। पॉलिटिकल रेजोल्यूट डिसीजंस उस जंग में शामिल होने के लिए एक डिसीजन लेते हैं। सो इट्स अ होल ऑफ नेशन अप्रोच, एवरी सिटीजन कंट्रीब्यूट्स टू वॉर एफर्ट्स। तो ये भावना मैं आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये भावना कि सिर्फ मिलिट्री इंडिपेंडेंटली जंग लड़ती है, गलत है। मिलिट्री इज पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ नेशन विच गो टू वॉर। तो जब भी कोई आदेश मिलेगा गवर्नमेंट से, और बखूबी हर कॉन्टीजेंसी, हर इवेंचुअलिटी के बारे में आर्मी तैयारी करती है, प्रिपेयर करती है, वॉर रूम में डिस्कशंस करती है, एक्सरसाइजेस करती है, और तमाम कॉन्टीजेंसीज उसमें से जोन से भी कॉन्टीजेंसी सामने आएगी उसके ऊपर बखूबी अपना कार्रवाई करेगी।
चलिए, आपने एक बड़ी फेमस किताब लिखी, सर दूसरी किताब पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो किताब लिखी कितने गाजी आए कितने गाजी गए, और वो अपने आप में एक्चुअली सम अप करती है जम्मू कश्मीर को, कि टेररिज्म का एक लंबा दौर जम्मू कश्मीर ने देखा, और नॉर्मल सी भी धीमे धीमे वहां पर दिखाई देती है। हालांकि वो ठीक है कि पाकिस्तान जो है लगातार उसमें खलल डालने की कोशिश लगातार करता है। अभी हमने ये भी देखा सर कि कैसे थिएटर को शिफ्ट करने की कोशिश की गई, टेररिज्म के थिएटर को जम्मू की तरफ, लेकिन फिर हमने अटैक्स होते हुए देखे, चाहे वो करवा चौथ के दिन अटैक्स हुए, जिस तरीके से लेबर को टारगेट करने की कोशिश की गई, प्रोजेक्ट्स को टारगेट करने की कोशिश की गई। आपको जम्मू कश्मीर में इस वक्त मैं आपसे कहूँ सर, आपका असेसमेंट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले जो बात आपने की, पाकिस्तान हर एक कोशिश करेगा कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक ना हो, शांति ना आए, और सबसे बड़ी बात है कि वो खबरों में रहे, इंटरनेशनल न्यूज़ में रहे। और उसके लिए ये छुटपुट घटनाएं जो आप बात करते हो, किसी भी सिविलियन को जो अनआर्म्ड है, इनोसेंट है, उसकी आइडेंटिटी मालूम है, उसकी लोकेशन मालूम है, उसके घर में जाके या उसकी झोंपड़ी में जाके रात को 8 बजे उसके ऊपर फायरिंग करके उसको मार गिराना कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये कोई जिहाद नहीं है। कोई भी जो आदमी सही दिमाग से काम करता है वो इसको किसी किस्म का भी सच्चाई या उसको, जिसको हम कहते हैं, क्रेडिबिलिटी नहीं देगा। तो इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान जब हताश हो जाता है, जब वो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट नहीं कर पाता, जब वो पुलिस को या आर्मी को या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट नहीं कर पाता, तो वो ऐसे इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट करके जाकर के अखबारों में या खबरों में रहना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मुद्दा है, जब भी अंदरूनी हालात खराब होते हैं, आपको मालूम है वहाँ पे डॉलर वर्सेस पाकिस्तानी रुपीस की कीमत कहाँ है, वहाँ पे चाय पत्ती, चीनी, शुगर, दालों की, आटा, उनकी कीमतें कहाँ हैं, पेट्रोल की कीमतें कहाँ हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कीमतें लोग वहाँ पे चला रहे हैं लोग, एंड यहाँ तक कि उनके हुक्मरान बोल रहे हैं कि एक वक्त की रोटी खानी बंद कर दो। अगर ये हालात अंदरूनी हैं, वहाँ से ध्यान हटाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है पाकिस्तान के पास, वो है कश्मीर। और क्योंकि कश्मीर में अभी पीस आ रहा है, 5 अगस्त 2019 के बाद में टूरिस्ट आ रहे हैं, वहाँ पे दुकानें खुली हुई हैं, बिजनेस को अच्छा बढ़ावा मिल रहा है, बच्चे पढ़ाई में जा रहे हैं, एजुकेशन जो एकदम से ठप हो गई थी दोबारा से स्कूल खुल रहे हैं, एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, G20 की मीटिंग हुई है, इंटरनेशनल ल्यूमिनरीज आर कमिंग देयर। सो ये पाकिस्तान को नागवारा है, और उसमें वो खलल डालने के लिए वो हर एक ऐसी कोशिश करेगा जिससे कि पाकिस्तान के द्वारा चलाई गई जो टेररिस्ट की मुहिम है वो कामयाब होती दिखाई दे। अच्छा। लेकिन कश्मीरी पब्लिक, अवाम, जो कि अभी पीस के डिविडेंड्स को रियलाइज कर चुकी है, वो वापस उस काले दौर में जाने के लिए तैयार नहीं है। बट नॉटविथस्टैंडिंग दैट, वर्क इन प्रोग्रेस है, शांति पूरी तरह से बहाल होने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा, एंड एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग इंक्लूडिंग द अवाम ऑफ कश्मीर। सर, आपने जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान उसमें खलल डालता रहेगा, आपसे आज मैं एक बात जो समझना चाहती हूँ, अभी हमने देखा कि जो इमरान खान के सपोर्टर्स थे वो सड़क पर थे, बहुत तरह की बातें हुई, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था ये। तो पाकिस्तान जो कि अनस्टेबल है, वो पाकिस्तान भारत के लिए वैसा पाकिस्तान अच्छा है, या एक पाकिस्तान जो स्टेबल है, जो शांत है, वो पाकिस्तान भारत के लिए बेहतर है? मैं जानती हूँ कई लोग मुझे इस बात के लिए जज करेंगे कि मैं किसी दूसरे देश में अशांति देखना चाहती हूँ, बट मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं अपने देश को शांत देखना चाहती हूँ, मैं अपने देश को तरक्की करते हुए देखना चाहती हूँ। मेरी जिम्मेदारी और जवाबदेही मेरे देश के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। देखिए, मैं इस सवाल का जवाब 2 हिस्सों में दूंगा। एक है जो पाकिस्तान एज अ कंट्री और उसके जो नागरिक और उसके जो सिटीजन्स हैं एज अ होल, वो जो पाकिस्तान एज अ देश है वो हमारा पड़ोसी है, वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स, और हम चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी खुशहाल हो, पीसफुल हो, आगे तरक्की करे, और वो हमारे साथ में एक हमसाया का जो रिलेशनशिप होता है, अ गुड नेबरली रिलेशनशिप, उसमें रहे। तो हम देखना चाहेंगे, या देश भारत देखना चाहेगा कि हमारा नेबरहुड जो है वो पीसफुल है। इसमें दोनों की ही अच्छी बात है, दोनों तरक्की कर सकते हैं एज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। नाउ कमिंग टू द डीप स्टेट, जो वहाँ की मिलिट्री है, वहाँ की ISI है, वहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो तंजीम्स हैं, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि वो जब टूटती हैं, जब वो कमज़ोर पड़ती हैं, जो हमारे देश के हित के खिलाफ हैं,
तो उसमें एक सेइंग है, व्हेन द पेशेंट इज रिकवरिंग रिपीट द डोज। उन लोगों को बर्बाद करने के लिए हमें साम दाम दंड भेद हर बात का यूज करना चाहिए, ताकि जो हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई कर रही है डीप स्टेट, उसका वजूद खत्म हो जाए। लेकिन पाकिस्तान एज अ कंट्री, पाकिस्तान के सिटीजन्स वो हमारे हमसाया हैं। हम हमेशा चाहेंगे कि वो खुशहाल रहें, खुश रहें और शांति से रहें। अभी जो बलूचिस्तान को लेकर जो एक मूवमेंट तेज हुई है, बलूचिस्तान को फ्री कराने को लेकर, आपको लगता है कि पाकिस्तान इसलिए भी इंडिया को, स्पेशली कश्मीर को टारगेट करेगा, क्योंकि एक तो उसे अलाउ करता है कि वहाँ पर, हमने केपीके में भी देखा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, वहाँ पर भी किस तरह से अटैक्स हो रहे हैं। तो लगातार जो प्रेशर उधर माउंट हो रहा है वो भारत को टारगेट करके उस प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश करता रहेगा, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि हमने कम से कम बीते कुछ महीनों में तो ये देखा है। देखिए, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, वो एक फ्रीडम मूवमेंट है। वो एक पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान के दबाव से दूर हटने के लिए जो बलूच है, बहुत ही ज्यादा वो एक सेल्फ डिग्निटी वाले कौम है। और वो चाहते हैं कि हमारी जो शख्सियत है, हमारा जो वजूद है, वो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान उसको दबा के रख रहा है कितनी डिकेड से। एंड दैट्स अ फ्रीडम मूवमेंट, द जेन्युइन इंडिजिनस फ्रीडम मूवमेंट, एंड दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। एंड उसके लिए जैसे भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई भी फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट जो है, वैसे सपोर्ट देनी चाहिए। लेकिन जो कश्मीर में हो रहा है, वो पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है इन अदर कंट्री। दैट इज अ थर्ड कंट्री में जाके पाकिस्तान के सिटीजन्स, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर में आकर के आतंकवाद फैला रहे हैं। दैट कम्स अंडर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो दोनों जो चीज हैं, पाकिस्तान उधर से ध्यान हटाने के लिए, जैसे मैंने पहले बोला, कश्मीर के मुद्दे को आग लगाता रहेगा। इसमें हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी पॉलिटिक्स की, हमारे अवाम की, कि हम उनकी ये कोशिशें कामयाब ना होने दें, अपने घर को हम महफूज रखें और आगे तरक्की करने के लिए अपने जो सिटीजन्स हैं उनके लिए और एवेन्यूज़ ओपन करें, एजुकेशन के एवेन्यूज़ ओपन करें, जॉब क्रिएशन के एवेन्यूज़ ओपन करें, हेल्थ स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन स्ट्रक्चर, ये सारे जो चीज़ें पिछले 35 साल से जिनके ऊपर नुकसान हो रहा था, जिनकी अच्छे से देखभाल या प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज एस्पेक्ट्स। टेररिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी सर जैसे विंटर आ रहा है कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में तो जैसे उत्तरी भारत में स्टार्ट हो चुका है, ऐसे में आपको किस तरह के चैलेंजेस वहाँ पर दिखाई देते हैं, और किस तरह से इस विंटर को एक नए विंटर के तौर पर, अमन चैन शांति के विंटर के तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर या तो इस लल का इस्तेमाल करता है एक बड़े अटैक की प्लानिंग के लिए, बड़े हमले के लिए, या फिर वो उस दौरान भी अशांति फैलाने की लगातार कोशिश करता है। ये हम देख चुके हैं जब उसने टारगेटेड किलिंग्स को एक सिलसिलेवार तरीके से अंजाम देना शुरू कर दिया था कुछ वर्ष पहले। तो ऐसे में भारत और भारतीय फोर्सेस किस तरह इस विंटर का इस्तेमाल एक नए डॉन के लिए कर सकते हैं, एक नए सवेरे के लिए कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले कहा, इट्स अ होल ऑफ नेशन अप्रोच। विंटर्स में, जो सर्दियों में, क्योंकि पासेस के ऊपर स्नो गिरती है, बंद हो जाते हैं, कश्मीर में बर्फबारी होती है, लाइफ जनरली स्लो डाउन हो जाती है। लाइफ की जो पेस रहती है, जिंदगी की जो रोजमर्रा की जिंदगी की जो रफ्तार रहती है, वो कुछ धीमी होती है विंटर्स में। लेकिन जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो अभी टनल बनी है, अभी ट्रेन जो है जम्मू से लेकर श्रीनगर तक जानी शुरू होगी, तो ये जो विंटर का असर बनिहाल पास बंद होने से वादी के ऊपर होता था, वो काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी सप्लाईज, आपका मूविंग अबाउट, आपकी कनेक्टिविटी, तो ये सब जो काम देश कर रहा है, जब गवर्नमेंट कर रही है, ये उस चीज को कि जिंदगी स्लो होती है उसमें हेल्प करेंगे, जिंदगी उसी रफ्तार से चलती रहेगी। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान का क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो सारी हाई एल्टीट्यूड में है, वहाँ पे बर्फ गिरती है और बर्फ के दौरान क्रॉस करना मुश्किल होता है, तो टेररिस्ट का अंदर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो चाहेंगे कि विंटर में ऐसे ही छोटी छोटी घटनाएं करते रहें, या सिंगल वुल्फ अटैक या स्टैंड अलोन अटैक्स, या किसी बच्चे को 500 रुपया देके किसी भीड़ वाले इलाके में ग्रेनेड फेंकवा देना, ताकि खबरों में बने रहे विद मिनिमम कैजुअलिटीज ऑन देयर साइड। तो उनकी ये कोशिश जारी रहेगी। एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की SOPs है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, जिसके तहत वो इन सब चीज़ों को पहले से ही आंकलन करते हैं और इनको अवॉइड करने की पूरी अपनी कोऑर्डिनेटेड सिनर्जाइज्ड
कोशिश जारी रहती है। सर मैं आपसे थोड़ा सा ना एजुकेशन पे बात करना चाहती हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले उस पे हिंट किया था, मैंने उस समय उसे नहीं किया कि मुझे लगा कि पहले मैं बॉर्डर्स के बारे में बात करूँ और ब्रॉड टॉपिक्स जो है उन पर बात करूँ। एजुकेशन वाइज मुझे याद है हमारा आप मुझे बता रहे थे कि कैसे जो कश्मीरी है वो 3 जनरेशन पीछे है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। जी। और ये मतलब उसे अगर लेकर आना है आज के जो एजुकेशनल लेवल है उस पर, उसके लिए क्या रास्ता आपको दिखाई देता है? जो उसने एक दौर देखा है हिंसा का, वायलेंस का, जहाँ उसने टेररिस्ट की गन देखी है, वो डर आतंक का साया देखा है। साइकोलॉजिकली इट डज हैव एन इम्पैक्ट। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये बात नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी को ये कहना पड़ेगा, तो इट डज हैव एन इम्पैक्ट। तो उस हीलिंग के लिए क्या किया जा सकता है? मुझे पता है बहुत लोग कहेंगे इतना पैकेज मिलता है, इतना उनको पैसा देते हैं, लेकिन देयर आर फ्यू थिंग्स यू कैन नॉट बाय विद मनी। मैम आपने 2 मुद्दों को टच किया। एक आपने कश्मीरी बच्चे की एजुकेशन को टच किया, दूसरा आपने कश्मीरी बच्चे की साइक को टच किया। तो मैं इन दोनों का विस्तार से अलग अलग जवाब दूंगा। पहले कश्मीरी एजुकेशन। मैम इट इज़ फेमसली नोन कि अगर आप किसी भी कम्युनिटी का या एरिया का या रीजन को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो उस कम्युनिटी की एजुकेशन को ख़त्म कर दो। ना बच्चा पढ़ेगा, ना बच्चा सवाल पूछेगा। जो 1989 में मैं कश्मीर में था, उस टाइम पे यंग कैप्टन था नॉर्थ कश्मीर में। 1989 में जब कश्मीरी या 1990 में जब कश्मीरी पंडित्स को वहाँ से निकाला गया, कश्मीरी पंडित एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा थे। प्राइमरी टीचर्स थे, मिडिल स्कूल टीचर्स थे, या यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स थे। जब वो वहाँ से निकले तो एजुकेशन का एक अंग चरमराया। दूसरे थे जो दूर दराज के गांव में स्कूल की बिल्डिंग्स थी। उन दिनों में लकड़ी के स्कूल होते थे। जी जी। तो जो पाकिस्तान से टेररिस्ट आए, उन्होंने सबसे पहले वो लकड़ी के स्कूलों को टारगेट किया, उनको जलाना शुरू किया और बहाना ये बनाया कि सिक्योरिटी फोर्सेस आके इनमें कैंप बनाती हैं, इनमें रहते हैं। हुआ क्या, गांव में स्कूलों को आग लगा दी गई। जो टीचर्स थे कश्मीरी पंडित वो वहाँ से चले गए। जो लोकल मुस्लिम के टीचर्स थे उनके पास स्कूल नहीं है। और उसके बाद शुरू हुआ हड़ताल का दौर। जब हुर्रियत ने हर दूसरे दिन एक हड़ताल का कैलेंडर निकाला और उसको हड़ताली दौर, 280 दिन पूरे साल में से स्कूल बंद रहते थे हड़ताल के कारण। हुआ क्या, बच्चे के पास जाने के लिए स्कूल नहीं है, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है और ऊपर से हड़ताल। तो अल्टरनेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो कि रिलीजन बेस्ड एजुकेशन थी, उसको बढ़ावा दिया गया। एज अ रिजल्ट जो साइंटिफिक एजुकेशन थी वो थोड़ी नीचे गई। और जब 3 जनरेशंस की बात होती है तो 1989 से लेके आज तक 35 साल निकल चुके हैं। 3 जनरेशन इससे इम्पैक्ट हुई हैं। और ये जो बच्चे, जब स्कूल नहीं है, हड़ताल हो रही है, तो लास्ट में इन मास सबको प्रमोट कर दिया जाता था नेक्स्ट क्लास। 10वीं 12वीं तक ठीक था, लेकिन जब आके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन के लिए कंपटीशन में बच्चे बैठे तो दे कुडंट कम्पीट, क्योंकि बेस नहीं था। तो एज ए कश्मीरी अदरवाइज इज अ वेरी यू कैन से अ सिटीजन हु इज एक्सप्रेसिव, हु इज अ लर्नड चैप। वो पोइट है, वो शायर है, वो लेखक है, वो आर्टिजन है, वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो मजिशियन है। ही इज अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। और जो दूसरा एस्पेक्ट आपने टच किया कि साइक, वो जो बच्चा कश्मीर में 1989 से टेररिज्म स्टार्ट हुआ, आज 35 साल हो गए। 2011 के सेंसस के हिसाब से जम्मू कश्मीर, उस टाइम का जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, 63% पॉपुलेशन 30 साल की उम्र से नीचे थी जी। 2011 का सेंसस जो ऑफिशियल फिगर्स हैं। आज हम 2024 में बैठे हैं और क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ नेचुरल फिनोमेना, और 35 साल हो गए। 30 साल को हम 35 करें और 63 को थोड़ा और उसको एनालाइज करें तो करीब 70% पॉपुलेशन आज की तारीख में 35 साल के नीचे होनी चाहिए। यानी कि 70% पॉपुलेशन जब टेररिज्म शुरू हुआ उससे बाद में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये जो 35 साल तक के बच्चे या जवान हैं, ये गन कल्चर के नीचे पैदा हुए और बड़े हुए हैं। इन्होंने देखा है जो आतंकवादियों की जो एट्रोसिटीज थी, चाहे उनके परिवार के खिलाफ है, चाहे उनके पड़ोसी के खिलाफ है, चाहे उनके गांव में किसी के खिलाफ है, और उन्होंने वो भी देखा है जहाँ पे कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की रूडनेस भी थी। किसी बच्चे ने अपनी माँ का या बहन को जलील होते देखा है टेररिस्ट के हाथों,
किसी बच्चे ने अपने बाप को सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गलत लहजे में बात करते हुए सुना है, तो वो बच्चा उस माहौल के बीच में बड़ा हुआ है। और वो 70% पॉपुलेशन है। जो आम बच्चा है वो स्कूल जाता है, खुशी खुशी स्कूल जाता है, माँ बाप स्कूल भेजते हैं, वापस आते हैं, उसकी ख्वाहिशें होती हैं, वो खिलौने लेने रात को 7 बजे भी जा सकता है। कश्मीर में ऐसा नहीं था, बच्चा एक डर के माहौल में बड़ा हुआ है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड जो साइक ऑफ दैट चाइल्ड हु इज नाउ एनीथिंग अप टू 35 इयर्स, उसकी एक दिमागी जो सिचुएशन है वो एक नॉर्मल बंदे से डिफरेंट है। अगर वो आपसे आर्ग्यू करता है तो यू हैव टू ग्रांट हिम। जहाँ आपसे वो डिस्कशन करने की कोशिश करता है अपनी तकलीफ, तो मत बोलिए कि आपको सब कुछ मिलता है। सब कुछ हर किसी को मिलता है, लेकिन उसका जो बचपन था, जो उसकी जवानी थी, उसकी कुछ एक चीजें उसको नहीं मिली। सर आपको पता है आप इस पे ट्रोल हो सकते हैं, कोई बात नहीं। लोग आपको इस बात के लिए अटैक करेंगे कि आपने कैसे बोल दिया कि मैंने कश्मीरी सोसाइटी को बहुत नजदीक से देखा है, और मेरे को कश्मीर में और वैसे भी अपने हार्ड ऑपरेशंस की वजह से, वो अलग बात है, कम जाना जाता है। मेरे सॉफ्ट ऑपरेशंस की, ऑपरेशन माँ, तालीम से तरक्की, खैरियत पेट्रोल, हम साया है हम, सुपर 30, सुपर 50, मेरे जो ये वाले इनिशिएटिव्स हैं, वो सोसाइटी के अंदरूनी जो भाव है, 35 साल की नौकरी है कश्मीर में, उसको समझने के बाद में वो ऑपरेशंस लॉन्च किए गए और उनकी सक्सेस है। कश्मीरी पब्लिक क्या, पूरा हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में वो जो ऑपरेशन है, दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ पीस इनिशिएटिव्स इन अ कॉम्बैट जोन, इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन। एंड फौजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसने सिर्फ टेररिस्ट को मारना, वो एक हिस्सा है, वो सोसाइटी को रिबिल्ड करना सोसाइटी को हमारे हर किसी की एक जिम्मेवारी है। और वो जिम्मेवारी मैंने निभाई है, बाकी सब फौजी भी निभा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन निभा रही है, पॉलिटिशियन निभा रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स निभा रहे हैं, और अवाम तो निभा ही रहा है। तो ये जो साइक है ना, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। जो एजुकेशन मिस आउट हुई है, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। उसको रीबिल्ड करना है, सोसाइटी को रीबिल्ड करना है, तो एजुकेशन सिस्टम को रीबिल्ड करना है ऑन प्रायोरिटी। मुझे याद है आपने क्योंकि जिक्र किया और आपने बहुत गंभीर बात यहाँ पर कही है, इसलिए मैं कह रही हूँ, आपने वो जो पॉपुलर नैरेटिव है उससे हटकर एक मीनिंगफुल ग्राउंड में रूटेड एक बात कही है। एक बच्चे का वीडियो आया था, कश्मीरी बच्चे का, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, वो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें वो बहुत ही जिसको कहते हैं रेडिकलाइज्ड तरीके से वो बातें कर रहा है, और ये यकीन करना मुश्किल था कि इतना छोटा सा बच्चा इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि उसे इस बात से दिक्कत थी कि कश्मीर में दिवाली मनाई गई, कश्मीर में हिंदू फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप उस साइकी को सिर्फ डरा कर नहीं, समझा कर भी क्योर करने की कोशिश करें। बिल्कुल मैम, किसी भी चीज़ का हल है, सॉल्यूशन हैं, आंसर्स हैं। यू हैव टू लुक एट एवरीथिंग विद अ ह्यूमन टच। ये ह्यूमन प्रॉब्लम है। जो टेररिज्म प्रॉब्लम है, जो मिलिट्री प्रॉब्लम है, उसका एक अलग नज़रिया है, उसका एक अलग हैंडल करने का एक तरीका है। लेकिन जो पब्लिक है, अवाम है, जो इनोसेंट सिविलियंस है, वो तो टेररिस्ट नहीं है ना। 99% आर नॉट टेररिस्ट। तो वो जो 99% पॉपुलेशन है, उसको हैंडल करने का, उससे बातचीत करने का, वो हमारा नज़रिया बिल्कुल अलग होना चाहिए। वी शुड नॉट कंफ्यूज द टू। आई डू नॉट गो बाय दिस नैरेटिव्स। बाकी रही बात जो आपने अभी टच किया था, कश्मीर में एक इकोसिस्टम था। वो इकोसिस्टम जो था, उसमें लोकल पॉलिटिशियन शामिल थे, उसमें लोकल एनजीओ शामिल थे, उसमें लोकल वर्नाकुलर प्रेस शामिल थी, उसमें हुर्रियत शामिल थी, उसमें OGW शामिल थे, उसमें टेररिस्ट सिंपैथाइजर शामिल थे, उसमें पाकिस्तान आर्मी, ISI सब शामिल थे। ये जो इकोसिस्टम था, ये एक ऐसा माहौल क्रिएट करके बैठा था कि नॉर्मल आदमी को लगे कि उसके लिए रेडिकलाइजेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जी। इस इकोसिस्टम की दुकान चलती थी। पैसा कहीं से भी आ रहा हो, वो सिर्फ इकोसिस्टम के पास आता था, नॉर्मल कश्मीरी के पास नहीं पहुंचता था। और 5 अगस्त 2019 को इस इकोसिस्टम की दुकान का शटर डाउन हुआ, जो इनको पसंद नहीं था। दे वांटेड द सिमिलर सिचुएशन टू रिमेन। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद में जो पीस आया, जहाँ जो खुशहाली आई, जैसे मैंने पहले बोला, द नॉर्मल कश्मीरी रीप द डिविडेंड्स ऑफ पीस। नाउ ही इज गेटिंग यूज्ड टू इट। ये तो मुझे पहले बताया ही नहीं गया था, मेरे को तो एक अलग ही कहानी सुनाई गई थी। तो वो जो नैरेटिव बिल्डिंग थी इकोसिस्टम की, अभी लोग उसको चैलेंज करते हैं, और उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। पहले क्योंकि वो एजुकेटेड ही नहीं थे, वो चैलेंज नहीं कर पा रहे थे।
पहले उन्होंने पीस ही नहीं देखी तो उनको पता ही नहीं है पीस का दूसरा फायदा जो क्या है अभी जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, बहुत बड़ा इसका जो योगदान है। अभी बच्चा देख रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कितनी खुशहाली है, वहाँ पे मॉल्स हैं, वहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस हैं, तो मेरे कश्मीर में क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कश्मीर में मूवीज पिछले 30 साल नहीं चली, लेकिन अभी मल्टीप्लेक्स खोला है, भरा चलता है पूरा वो। तो उसकी जो जिंदगी है उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए। कश्मीर में क्यों नहीं है मैकडोनल्ड्स या जोमेटो या स्विगी या डोमिनोज, होना चाहिए, उसकी चॉइस है, वो जैसे भी खाना चाहे, ऑप्शन उसको मिलनी चाहिए। ये ऑप्शन उसको डिनाई की गई थी बाय दिस इकोसिस्टम, और उसको बोला गया। दूसरी बात जो किसी का भी बच्चा मरे दुख होता है। अभी जब कश्मीरी टेररिस्ट मरता है तो ये उसके जनाजे पे जाते हैं, तकरीरें करते हैं, ये कभी उसकी माँ से पूछा कि तेरा बच्चा टेररिस्ट बना क्यों? टेररिस्ट की मदर भी तो मदर है ना, उसने भी तो बेटा खोया है। उसका बेटा जिंदा होता अगर ये लोग टेररिज्म नहीं लेकर आए होते, उसका बेटा पढ़ रहा होता अगर इन लोगों ने हड़ताली दौर में कॉल नहीं दी होती, बंद की, उसका बेटा जॉब कर रहा होता अगर इन्होंने मल्टीनेशनल्स को वहाँ पे आकर के जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का मौका और माहौल बनाया होता। लेकिन वो नैरेटिव इनको सूट नहीं करता, तो उसकी माँ से बात नहीं करेंगे, उसकी माँ से नहीं पूछेंगे कि तेरा बच्चा हमारी पॉलिसी ने खाया है, क्योंकि वो इकोसिस्टम के हक में नहीं है। ये नैरेटिव वही बिल्ड करेंगे बार बार। तो देयर इज लॉट जो कश्मीर को समझते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी आवाज़ बुलंद करना कि टेररिज्म को छोड़िए, वो एक हिस्सा है, सिक्योरिटी फोर्सेस उसको हैंडल करेंगे। 90 to 95% इज टू रीबिल्ड what we have lost in 35 years, including the human touch. And sir, इस पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ विद योर परमिशन कि ये जो लोग, और ये सोशल मीडिया पे बहुत होता है कि जैसे उस बच्चे को जिस तरह से उसके बारे में लिखा गया, उसने शायद वो लिखा जो उसने अपने आसपास उसको पढ़ा लिखा दिया गया। हमारे घर में भी अगर मैं एक बच्चे को ये अपने देश के बारे में फीड कर दूंगी तो बच्चा वही बोलेगा, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस और उसका सर्कल मैं हूँ। तो उसके बाद समझने वाली बात ये कि जैसे आपने जिक्र किया कि फौज, फोर्सेस, सरकार, मैं वहाँ पे गई सर इलेक्शंस में, वहाँ पे मैंने देखा कि सरकार ने कितना माइन्यूटली अपनी जो स्कीम्स हैं उनके फायदे उन लोगों तक पहुँचाए हैं। अगर किसी को सिर्फ डिमोनाइज करने का टारगेट होता, सिर्फ ये होता कि भाई इनको किसी भी तरीके से बदनाम करना है, तो सरकार कभी भी उस हीलिंग टच की कोशिश करती नहीं। एंड यहाँ पे स्पेशली मैं गवर्नमेंट की सेंटर गवर्नमेंट की बात करना चाहती हूँ। जिस तरह से मेरा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आयुष्मान कार्ड को लेकर बात हुई, जिसमें बुजुर्ग ने ये माना, वो उन्हें कई शिकायतें थी लेकिन उन्होंने खुद ये माना कि ये जो मोदी का आयुष्मान कार्ड है इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने अपने ऑपरेशन बताया कि मेरे कितने ही ऑपरेशन इस कार्ड से हुए हैं, और ये उन्होंने अपने ही सर्कल में बैठ के किया, 6 लोगों के बीच में बैठ के किया। तो जब सरकार एक हीलिंग टच देने की कोशिश कर रही है, तो ये जो इस तरह का नैरेटिव जो गढ़ते हैं, इससे क्या उस कॉज में हेल्प मिल रही है, या कहीं ना कहीं आप उन एलिमेंट्स को एम्बोल्डन कर रहे हैं जो कि उस इकोसिस्टम से निकले, उनको कहने का मौका मिलता है देखो लो सुनो करो ये होगा। हम देखिए, सरकार क्योंकि जम्मू कश्मीर और कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहाँ का जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो इंडियन सिटीजन्स है। जी जी। कश्मीर में जो 370 हटने के बाद में और 35A हटने के बाद में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पूरे इंडिया के इंडियन सिटीजन्स के थे, वही अभी कश्मीरी सिटीजन्स के। नाउ दे आर गवर्न्ड बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। पहले रणबीर पैनल कोड था, वो एक अलग डिस्कशन है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो वो हमारा है, वो हिंदुस्तानी है, वो इंडियन है, इंडियन स्टेट है, इंडियन लैंड है, इंडियन पीपल है। तो जो भी सरकार की स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, दे मस्ट रीच टू द लास्ट मैन इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग द एरिया वी आर डिस्कसिंग, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। सो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। और उसके बाद में जो रेडिकलाइजेशन है, वो उस इकोसिस्टम का एक, जिसको कहते हैं, एक वेपन है। उसको टारगेट करने के लिए एक अलग हमारे को इनिशिएटिव करना पड़ेगा। ये स्कीम्स जो हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी हैं, इनको रखना है, लेकिन उसको टारगेट करने के लिए वही साम दाम दंड भेद, जिस किस्म का इंसान आपके सामने आता है उसको उस तरह से हैंडल करना है। अगर लोकल कश्मीरी है तो उसको प्यार से हैंडल करना है, अगर पाक स्पॉन्सर टेररिस्ट है या पाकिस्तानी टेररिस्ट, उसको अलग से हैंडल करना है। और जो भी हम काम करते हैं वो आखिरी आदमी तक पहुंचे, आपको खुद की पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। योर वर्क विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। जो आपका काम है वो बोलेगा, और जो ये इकोसिस्टम है, लोग इनको कल को बोलेंगे कि आप झूठ बोल रहे थे।
ये देखिए सच्चाई ये है। जैसे आपने उन बुजुर्ग की बात की, And he spoke. And Kashmiri is a very expressive person. Kashmiri by nature is expressive. He is very aware, he is very educated, he is learned, he wants to speak. चाहे वो आपके खिलाफ बोले, चाहे आपके हक में बोले, लेकिन वो बोलना चाहता है, वो बोलता है। You have to grant it to a Kashmiri. मतलब he is a very very aware person. Vocal. बहुत बहुत aware society है, बहुत learned society है। So you have to grant it to them. वो खुद बोलेगा, अच्छा करेंगे तो खुद बोलेगा, बुरा करेंगे तो भी खुद बोलेगा। So we must honor that thing कि हमें एज अ नेशन बिल्कुल इक्वल ट्रीट करना है सबको, और जो भी वहाँ पे डिप्लॉयड हैं उनको एक हीलिंग टच एज एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। अगर मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ तो मेरा एक काम करने का तरीका रहेगा, वहाँ मैं पोस्टेड हूँ एक काम करने के तरीके के ओवर एंड अबव I have to give that human touch, the healing touch, that feeling of being approachable. मैं बड़ा साहब नहीं हूँ, मैं आपसे मिल सकता हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक चेयर बॉर्न वॉलीबॉल बास्केटबॉल प्लेयर लड़की है। I have never met her. Social media पे I appreciate her efforts and at times I cheer her up. Well done champ, you know, go for it. एक दिन रात को 11:30 बजे मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज आता है कि सर आई हैव टू गो फॉर दिस नेशनल कैंप एंड इंटरनेशनल कंपटीशन है, बट समहाउ आई एम नॉट एबल टू अरेंज फॉर माय टिकट्स। मैं रात को 12 बजे आई कॉल्ड अप एन एनजीओ, टोल्ड हर दिस इज द इशू एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट, कैन यू डू समथिंग। बाय मॉर्निंग हर टिकट्स वर डन, शी वेंट फॉर द कैंप, शी वेंट एंड पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल टूर्नामेंट, वो टिकट्स भी करवाई, जबकि मैं उस लड़की से कभी मिला नहीं। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी, मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैं ये कहता हूँ उसने मेरे को अप्रोच किया इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, कि ये बंदे में ह्यूमन टच है, ये शायद मेरी हेल्प करेगा। एंड मैंने किसी एनजीओ को अप्रोच किया, वो एनजीओ ने एकदम से उसकी हेल्प किया, एंड दैट गर्ल पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जैसे मैं अभी नेक्स्ट बुक भी, मेरा टाइटल भी उसका वफादारी जिम्मेदारी, वफादारी ईमानदारी जिम्मेदारी। सो जिम्मेदारी इज बियॉन्ड सर्टन पैरामीटर्स, जो आपका काम करने का एक हक है उसके बियॉन्ड जो करते हो ना, वो जिम्मेदारी है। सो सोसाइटी की तरफ, पब्लिक की तरफ, आपके जिसको हमसाया कह लीजिए, या आपके आसपास जो भी लोग हैं, जानवर भी हैं, उनकी तरफ भी आपकी जिम्मेदारी है। सो इट्स अ मस्ट फॉर एवरी ह्यूमन। भगवान की दी हुई जिंदगी है, अच्छे से जिनिए। बिल्कुल अच्छे से जिनिए सर, थैंक यू सो मच। आपने जस्ट ह्यूमन टच की बात की है, मैं कोशिश करूंगी कि इस विंटर में ना उनको जो ह्यूमन टच फौज की तरफ से मिल रहा है, जो कि मिलता है बहुत, और वहाँ लोग क्या महसूस करते हैं, वहाँ बच्चों की एजुकेशन को, अगर हम 2019 के बाद अब 5 साल हो गए हैं, बच्चों की एजुकेशन कहाँ पर खड़ी है, वो सारी स्टोरीज जो हैं वो लाने की मैं कोशिश करूंगी, बिकॉज आई रियली फील इंस्पायर्ड बाय। मैम अभी आपने बात की आर्मी की इनिशिएटिव एजुकेशन, मैं एक चीज और बताऊं, आर्मी गुडविल स्कूल्स जो है कश्मीर में 28 आर्मी गुडविल स्कूल्स चलते हैं, उसमें एनी वन टाइम करीब 10,000 बच्चे होते हैं। जी जी। 100% जो फैकल्टी है, टीचर्स जो है वो कश्मीरी है, 100% स्टूडेंट्स भी कश्मीरी है। सिर्फ आर्मी उनको एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट्स एंड फाइनेंशियल थिंग आर्मी वो हैंडल करती है। और ये स्कूल जो है 28 के 28 स्कूल, 28 स्कूल तमाम हड़ताली दौर, टेररिज्म के दौर में चलते रहे, ये बंद नहीं हुए। जब हुर्रियत हड़ताल का कॉल देती थी तो स्कूल, आर्मी के स्कूल बंद नहीं होते थे। वो टीचर जो कश्मीरी हैं वो भी आते थे, बच्चे जो कश्मीरी हैं वो भी आते थे। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं कोर कमांडर था, मैंने एक पूरा एनालिसिस करवाया, आर्मी गुडविल स्कूल का जो बच्चा पढ़ा है, हमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने गन उठाई और टेररिस्ट बना। इसका मतलब है, अगर आपको एजुकेशन अच्छी मिल रही है, आपकी पेरेंटिंग अच्छी है, आपका सोसाइटी में एक स्टेटस अच्छा है कि ये तो आर्मी गुडविल स्कूल का स्टूडेंट है, इसका तो फ्यूचर अच्छा है, तो आप फिर इन गलत रास्तों की तरफ नहीं जाएंगे। और आज मे बी वील डिस्कस सम अदर टाइम, आज की तारीख में कश्मीर को एक जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है नार्को टेररिज्म। जी, मैं एक्चुअली ड्रग्स बहुत उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ड्रग्स जो है जनरेशन को खा जाती है। देखिए 35 साल में टेररिज्म ने एक जनरेशन को खत्म किया, अभी ड्रग्स जो है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ टेररिज्म वॉरफेयर, एंड अगेन ओरिजिन इज इन पाकिस्तान।
तो ये जो अभी आपने सर बात की, मैं बस एक छोटी सी स्टोरी के साथ कंक्लूड करूंगी। जब अभी इलेक्शंस थे जम्मू कश्मीर में, नहीं उससे पहले एक्चुअली जब लोकसभा इलेक्शंस थे, तो मैं गई थी अनंतनाग, जो कभी टेररिज्म का गढ़ होता था। तो वहाँ पर बहुत सारे युवा जो थे वो आए थे, क्योंकि आर्मी ने, मिलिट्री ने जो स्कीम्स वहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम्स शुरू की थी, तो उनसे उन्हें बेनिफिट हुआ था। तो उसमें एक लड़का आया, मैं जम्मू कश्मीर जाती रही हूँ, तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैम आपने मुझे पहचाना? तो एक सेकंड, ऑब्वियसली आई कुडंट रिकॉग्नाइज हिम। तो उस लड़के ने बहुत ईमानदारी से मुझसे कहा कि आप वो जो लकड़ी वाला पुल है श्रीनगर का, वहां पर डिबेट कर रही थी, आप आई थी और तब मेरी आपसे बहस हुई थी। तो मुझे लगता था कि कश्मीरी के साथ बहुत बुरा हुआ है, तो आप मुझसे कह रही थी कि नई चीजें सुधरी हैं और फायदा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको कह सकता हूँ कि उस दिन आप ठीक थी और मैं गलत था, क्योंकि मैं स्कीम का बेनिफिशियरी हूँ, मुझे स्कीम से फायदा हुआ है। पर सर एक्चुअली शायद ये जो पॉपुलर नैरेटिव है वो इस तरह के कॉन्वर्सेशंस को वो नहीं देता है, स्पेस नहीं देता है। मैंने जैसे बताया, इकोसिस्टम को सूट नहीं करता है। अगर वो इकोसिस्टम बोलेगा कश्मीरी में एजुकेशन को नुकसान पहुंचा है, तो लोग पूछेंगे ना, भाई आप ही लोग तो उसके सबसे बड़े ठेकेदार बने हुए थे। अगर मेरे बच्चे की एजुकेशन को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेवार तो आप हो। अगर वो कहेगा कश्मीरी बच्चे मरे हैं, तो भाई टेररिज्म तो आप ही लेकर आए हो, तभी तो बच्चे मरे। ये तो कैसे बच्चे मरते बिना टेररिज्म के? अगर वो कहेगा मेरे बच्चों के पास नौकरी नहीं है, अरे भाई आप ही लोगों ने तो मल्टीनेशनल्स को आने के लिए मना किया, आप ही लोगों ने तो बाहर की जो इन्वेस्टमेंट उसको आने से मना किया, आप ही लोग तो जो बाहर से लोग आके यहाँ पे इंडस्ट्री या कुछ भी लगाने की कोशिश करते हैं और जिससे जॉब मिलता है, आपने मना किया। अगर वो बोलेंगे मेरे बच्चे के पास में कश्मीर की नौकरी भी नहीं है, तो वो सवाल वापस इकोसिस्टम पे आएंगे। इसलिए उस सब्जेक्ट को टच नहीं करते हैं। It doesn't suit them. It doesn't suit their narrative. लेकिन we got to call it out. We got to call them out. हमें एक्सपोज करना है, और लोकल कश्मीरी को सब मालूम है। लोकल, जैसे मैंने बोला, वो बहुत अवेयर है, उसको सब मालूम है, सच्चाई मालूम है। और अभी हालात ऐसे हैं कि वो सच्चाई अभी बोल रहा है, इनके मुंह पे बोल रहा है जी। So this is the thing which is important for overall good of Kashmiris. थैंक यू सो मच सर, आई रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस में आगे भी सर के साथ भी लाती रहूंगी, और कोशिश करूंगी कि ग्राउंड पर जो कश्मीर में स्टोरीज हैं जम्मू कश्मीर में, वो भी आप तक पहुंचाते रहूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर, जय भारत। थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।